Hello, my dear students. Welcome to the History UPSC Previous Year Question Discussions. हमने already 1996 का Part 1 डिस्कस कर लिया था and today we are going to discuss Part 2. अगर आपको याद होगा, in the last discussion I told you that 1996 में total number of question from history was asked, total number was 30. 30 क्वेश्चन में 1 से 2 जो होते हैं वो बाउंसर्स होते ही हैं, बट बाकी की क्वेश्चन बहुत ही इजी थी, डायरेक्टली पूछी गई थी आपके स्टैंडर्ड बुक से प्लस आपकी एनसीईआरटी से। पार्ट 2 जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा कि पार्ट 1 to 16 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था और अभी हम पार्ट 2 में करेंगे 17 to 30 क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन नाउ। क्वेश्चन नंबर 17, हिज प्रिंसिपल फॉर्टे was social and religious reform. He relied upon the legislation to do away with the social ills and worked unsingly for eradication of child marriage. अब child marriage eradication पे तो बहुत लोगों ने काम किया था, चलो आगे कुछ मिल जाए। पर्दा सिस्टम पे भी काम किया था, ठीक है। To encourage the consideration of social problems as a national scale, on a national scale, he inaugurated the Indian National Social Conference. ये हुआ मेरा क्लिक, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। अब मुझे अच्छे से पता है कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को फाउंड कब किया गया था, 1887 में फाउंड किया गया था और यही इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस में मेनली चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी पे काम किया था, ठीक है। तो ये किसने काम किया था, तो मुझे पता है कि इनके एक फाउंडिंग मेंबर कौन थे, किन्होंने इनको फाउंड किया था, वो थे महादेव गोविंद रानाडे। तो अब देखते हैं which for many years met for the annual session alongside the Indian National Congress. The reference in this passage is to ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहरम मालाजी, मारवजी मालावारी मतलब BM मालावारी और महादेव गोविंद राणा ने BR अम्बेडकर। सो MG रनाडे इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में किसने काम किया था, PM मालावारी ने, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज फेमस फॉर 1856 में जो अबॉलिश हुआ था, कौन सा हुआ था वो, 1856 में पास हुआ था विडो रीमैरिज एक्ट, उस पे इन्होंने काम किया था। BR अम्बेडकर मेनली डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए काम कर रहे थे और MG रनाडे का जो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस था वो मेनली किसको टारगेट करता था, चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी को ही टारगेट वो करता था। और BM, अगर आपको याद होगा कि MG रनाडे एक और चीज से एसोसिएटेड है, वो क्या है मुझे आप बताओ। हाँ, तो वो है पूना सार्वजनिक सभा, जो कि फाउंड हुआ था कब, 1870 में, और इसके वन ऑफ द मेंबर वाज MG रनाडे, ठीक है। ही वाज एसोसिएटेड विद पूना सार्वजनिक सभा जो कि 1870 में फाउंड हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैंने आपको पिछले ही सेशन में 1996 का फर्स्ट पार्ट डिस्कशन में बोला था कि MG रनाडे एक ऑप्शन में था आपके, जिसमें मैंने बोला था MG रनाडे से ही एक क्वेश्चन 1996 के पार्ट 2 में हम देखने को मिलेगा, हमें वो यही क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है। सो आप देखो कि ऑप्शन से कैसे जो है यूपीएससी क्या बनाती है, क्वेश्चन बनाती है। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, आप इसका पूरा डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो रीड कर लेना, ठीक है। नाउ अब आपका चहल प्रीलिम्स प्रोग्राम का जो 120 डेज कोर्स का है कि अगर आप अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हो 120 प्लस फॉर द कमिंग 2025 यूपीएससी प्री, तो आप इस कोर्स को जरूर लें। इसमें डेली टेस्ट है, 500 आवर्स प्लस लेक्चर है, 4 मंथ का कोर्स है और ये टोटल लाइव ऑनलाइन मोड में होगा। और अगर आपको GS CSAT प्लस करेंट अफेयर्स चाहिए तो 14999 में मिलेगा। अगर आपको GS प्लस करंट अफेयर्स नो CSAT चाहिए तो आपको 12,999 में मिलेगा। ये लिमिटेड सीट्स है, इस पे लिमिटेड अवेलेबिलिटी है और इसकी कोर्स स्टार्ट हो रही है 13 जनवरी से। सो हरी अप फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी आप इसमें इनरोल करो टू बूस्ट योर स्कोर फॉर चहल प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम एंड टू बूस्ट योर स्कोर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। इसमें आपको यूपीएससी PYQ तो सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन कराई ही जाएगी, बताई ही जाएगी, प्लस आपको इसी थीम पे इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे कि इट वुड बी अ केक वर्क फॉर यू द 2025 प्रीलिम्स। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 से ही आपको पता चल जाएगा कि इसको क्या था। क्या इंडियन आर्म्स एक्ट कब पास हुआ था भाई, 1878 में, जिसमें कहा गया था कि पोजेशन और स्टॉक पाइलिंग आर्म्स की बिना परमिशन के अलाउड नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था, 1784 में हुआ था भाई, ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आई थी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कब हुआ था, 1882 में 3 में हुआ था, किसके टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था कि इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स को ट्रायल नहीं कर सकते हैं, इंडियन जजेस।
रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में, और इसको क्या कहा गया था, इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया था, जिसके चलते काफी अनार्की और रेवोल्यूशनरी भी हो रही थी। रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी इसको कहा गया था, क्योंकि अनार्की फैल रही थी, क्योंकि बिना किसी ट्रायल के जो है वो क्या हो जा रहा था, अरेस्टिंग हो जा रही थी लोगों की, जैसे कि सत्यपाल। और आपको अगर याद होगा तो इसकी वजह से क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में इसी एक्ट को अपोज करने के चलते जालियनवाला बाग मैसेकर भी हुआ था। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे। रॉलेट एक्ट के बारे में आप देख लो, इसमें दिया हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट डिजाइन टू एड्रेस द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इंडियन आर्म्स एक्ट जो था 1878, इस टाइम पे कौन थे वाइसरॉय इंडिया की, प्लीज बताओ। यस, इट वाज लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड क्या था, तो 1876 से 1880, और रिपन का क्या था, तो 1880 से 84। ठीक है, चलो इल्बर्ट बिल के टाइम पे कौन थे, तो इल्बर्ट बिल के टाइम पे लॉर्ड रिपन ही थे, जिसने इट सॉट टू रिमूव द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम बाय अलाउइंग द इंडियन जजेस टू प्रिसाइड ओवर केसेस इन्वॉल्विंग द ब्रिटिश सिटीजन्स। ठीक है, अब देखो साराबंदी का मतलब क्या होता है, नो टैक्स कैंपेन ऑफ 1922 वाज लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल इन गुजरात। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल कहाँ मिला था, बताओ। तो वल्लभ भाई पटेल को बारडोली सत्याग्रह में फीमेल्स ने क्या दिया था, सरदार का टाइटल दिया था। वो एक सीनियर लीडर थे आईएनसी के, और उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन इंडिपेंडेंस में। इन्होंने साराबंदी और नो टैक्स कैंपेन लिया था, जहां पे पीजेंट्स ने रिफ्यूज किया था टैक्स पे करना एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट टुवर्ड्स ब्रिटिश पॉलिसीज। ठीक है, अब चलो अब आगे चलते हैं। अब ये जो है आपका भगत सिंह रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, किससे एसोसिएटेड थे ये, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि फॉर्म हुआ था 1928 में, आपको पता होगा। आगे चलते हैं, सिया दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या बनाया था, स्वराज पार्टी का गठन किया था। दे वर द प्रो चेंजर्स। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी बनी थी। राजगुरु भी HSRA से ही एसोसिएटेड थे, और राजगुरु को भी क्या फांसी दी गई थी, अगर आपको याद होगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, है ना, फांसी की सजा सुनाई गई थी ब्रिटिश के द्वारा। ही वाज एक्सिक्यूटेड बाय ब्रिटिश एंड इज रिमेंबर्ड एज ए मार्टियर इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब चलते हैं, ये डाउटफुल है, क्वेश्चन के ऑप्शंस पे डाउट है, बट हम यहाँ पे सही आंसर फाइंड आउट करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1920 से 22। खिलाफा, आपको अगर याद होगा, खिलाफत इशू को लेकर के हुआ था, है ना। टर्किश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टर्किश खलीफा को क्या कर दिया गया था, उनके पद से हटा दिया गया था, ब्रिटिश अथॉरिटी ने हटाई थी, जिसको लेकर के गांधी जी ने इसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखा हिंदू और मुस्लिम को एक करने का। अब देखो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड टू द पहला, कांग्रेस बिकमिंग अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, इसके पहले जो भी कांग्रेस की मूवमेंट थी वो मास मूवमेंट नहीं थी, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के दोनों ने नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट की लड़ाई लड़ी थी, तो ये मास मूवमेंट था। ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम, यस, खलीफा के इशू पे ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई थी। रिमूवल ऑफ फियर ऑफ द ब्रिटिश माइंड फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल, यस, बिल्कुल हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशंस, नो, British government was not willing to grant political concessions, so 4 is incorrect. आप ऑप्शन हटा दो, 1, 3, 2 and 3. So basically इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 1 तो सही है, इसका 2 भी सही है, और इसका 3 भी टू सम एक्सटेंट सही है, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो आप इसको क्या ले लोगे, आप इसको ले लोगे कि 1 तो सही है ही, राइट, तो आप इसको आंसर ले लोगे 1 and 3। सो बेसिकली क्योंकि 1 और 3 को आप अवॉइड यहाँ नहीं कर सकते हो, यू हैव टू रन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है कि ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट मेरे हिसाब से, अगर मैं आपको बात करूं तो मेरे हिसाब से 1, 2 and 3 ही करेक्ट होगा, 4 करेक्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन नहीं है और इधर आपको C करेक्ट दे रहा है, बट आई डोंट थिंक ये करेक्ट होगा मेरे लिए। फॉर मी व्हाट आई बिलीव इज कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, क्योंकि 2 तो है ही करेक्ट।
इसमें तो ग्रोथ हुआ ही था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। इसका मतलब कि अगर हम देखें तो हम लोग किसको 2 को तो करेक्ट मानेंगे ही, तो जिसमें भी 2 है आप उसको पहले एलिमिनेट कर लो। तो ये दोनों में से अब 2 एंड 3 आर करेक्ट। अब इसमें आप शायद ये मिस्टेक है, इसमें आप 3 डाल दो, ठीक है। अब इसका कांग्रेस बिकेम अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। कहीं ना कहीं कांग्रेस एक मास मूवमेंट तो बनी थी, तो 1 भी आपका सही है। तो 1 2 तो आपका बिल्कुल ही सही है। और 3 एंड 4, अब क्योंकि यही ऑप्शन आपके पास बच जाता है तो आप इसको जो है वो सही मान सकते हो। और अगर इसमें 1 2 एंड 3 होता तो आप इसको ही क्या करते, आप इसको ही करेक्ट मानते। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। अब इन एक्यूरेसीज, अब देखो, मैच द लिस्ट 1 विद 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही इजी है। 1883 किसका टाइम पीरियड था बताओ? 1883 था, हमने अभी बताया, लॉर्ड रिपन का था। ठीक है। 1906 के टाइम पे क्या था? तो आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग बनी थी 1906 के टाइम पे अंडर आगा खान। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा सी। ठीक है। अब 1932 में रामसे मैकडॉनल्ड ने क्या अनाउंस किया था? कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था, यानी 4 का क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा ए। 1927 में इंडियन ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी। ठीक है। और 1882 में क्या हुआ था? तो फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कोलकाता हुआ था। तो 1 क्या क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 1 का हो जाएगा आपका डी। तो ये दोनों ही सही है। 2 का क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा सी। अब 2 का सी इन दोनों में ही है, चलो ठीक है। 3 का हो जाएगा आपका, 3 का क्या हो जाएगा? तो 3 का हो जाएगा बी। अब 3 का ए इसमें है, 3 का बी इसमें है, यानी कि ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही। 4 का हो जाएगा ए। सो डी इज द, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एलिमिनेट आप कर लिया आपने इजीली इसको। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 22। द मीटिंग ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर ड्यूरिंग 32 इन लंडन हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। इट वुड बी इनकरेक्ट टू रेफर देम एज सच बिकॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द 2 ऑफ देम। नहीं, इसलिए नहीं। ऑल्दो ये बात सही है, लेकिन इसलिए इसको हम कॉन्फ्रेंसेस नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। Indian parties other than the Indian National Congress participating in the conference represented sectional interest and not the whole of India. ये भी गलत है, इसलिए कॉन्फ्रेंस नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। The British Labour Party had withdrawn from the conference, thereby making the proceeding of the conference party say no. It was an instance of conference held in 3 sessions. Yes, basically ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थे ये 3 सेशन में हुआ था और 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंस नहीं थे, इसीलिए हम इसको कॉन्फ्रेंस नहीं बोल सकते हैं। डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, द मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स इन लंडन हैज ऑफन बीन रेफर टू एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड। इट वुड बी इनकरेक्ट टू रेफर, क्योंकि क्यों इनकरेक्ट हम नहीं बोलेंगे, इसको इनकरेक्ट बोलेंगे क्योंकि ये कोई कॉन्फ्रेंस 3 नहीं था, ये सेशन था जो कि 3 सेपरेट टाइम्स पे हुआ था। सॉरी, ये एक सेशन था जो कि 3 सेशन में हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस था जो कि 3 सेशन में हुआ था, इसीलिए इसको हम 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस नहीं बोलेंगे। इट वॉज जस्ट 1 conference which was held in 3 sessions between the year 1932। Going on to the next, आप इसका explanation देख लेना। Going on to the next question. Who among the following was a prominent leader of Congress Socialist Party? अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहाँ बना था। तो 1934 में बनी थी ये। ठीक है, जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव ने इसे बनाया था। कहाँ बनाया था आपको पता होगा। जयप्रकाश नारायण कहाँ एक्टिव थे? पटना में एक्टिव थे। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने बेसिकली कम्युनिज्म, ठीक है, और एक्सट्रीम जो होता है गांधीयन फिलॉसफी, इन दोनों ही के ये अगेंस्ट थे और इन्होंने मिडिल रास्ता निकाला। वो कौन सा था? सोशलिज्म। ना ही ये कम्युनिज्म का साथ देंगे, ना ही ये एक्सट्रीम गांधीयन फिलॉसफी का साथ देंगे कि सब कुछ ही बांट दो, बल्कि सोशलिज्म जहाँ पे कि आप पुअर के लिए भी काम करो बट थोड़ी सी आप जो है वो प्रॉफिट मेकिंग या कैपिटलिज्म भी रखो। सोशलिज्म, मिक्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड एक्सट्रीम सोशलिज्म। ठीक है, अब देखो आप इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप देखो 1934, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। इन्होंने रोल भी सिग्निफिकेंट प्ले किया था पार्टी आइडियोलॉजी में, प्रेसिडेंट में।
ठीक है, इट वॉज सोशलिस्ट कॉकस विद इंडियन नेशनल कांग्रेस एडवोकेटिंग फॉर डिसेंट्रलाइज सोशल नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस। देखो इसमें ये कांग्रेस के विदिन ही था, ऐसा नहीं है कांग्रेस से अलग था, ये कांग्रेस के विदिन ही था और इसने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म को भी एडवोकेट किया था। गोइंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम। अब कहते हैं ज्यादातर काम बी आर अम्बेडकर ने, आपको पता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में किया है, बट वो इलेक्ट हुए थे वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन, ये वन लाइनर क्वेश्चन है बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखना। तो बी आर अम्बेडकर कहाँ से इनिशियली इलेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम वेस्ट बंगाल। दिस वाज ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ जोगेंद्रनाथ मंडल हु वेकेटेड हिज सीट टू इंश्योर अम्बेडकर इंक्लूजन इन द असेंबली। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाज अ सिग्निफिकेंट रीजन जहाँ पे कि था, लेकिन बी आर अम्बेडकर ने वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से वो इलेक्ट नहीं हुए थे। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 25, असर्शन। अब आपको मैं बता दूं कि 2021, मतलब मैं बोलूंगी पोस्ट 2021 से यूपीएससी हैज रिसोर्टेड बैक टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। 2023 में देखो, 2024 में देखो, अब क्या हो रहा है, असर्शन और रीजन क्वेश्चन। 2023 में तो भर दिया था असर्शन रीजन क्वेश्चन से यूपीएससी ने, तो इस पे यूपीएससी वापस इस पैटर्न पे आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ज्यादा संज्ञान में लेना, ज्यादा इसका ध्यान देना। सो द असर्शन इज द ब्रिटिश सोवरेनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया। फ्री इंडिया, फ्री इंडिया मतलब इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब कि 1947, नो, हम तो इंडिपेंडेंट थे, वी वर सोवरेन, ब्रिटिश अथॉरिटी थी नहीं, इवन डोमिनियन स्टेटस हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो असर्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग। रीजन, द ब्रिटिश सोवरेन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। यस, बिल्कुल सही है, कौन थे वो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, यानी कि assertion is false, reason is true, D would be the correct option। very straightforward question। ठीक है, assertion is false and reason is true। आप इसको रीड कर लेना अपने बीपीटी में। which one of the following first mooted the idea of constituent assembly to frame the constitution। हर जगह आपके लक्ष्मीकांत में, आपके हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि किन्होंने दिया था सबसे पहले। सबसे पहले ये आइडिया दिया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, अंडर हूँ, अंडर एम एन रॉय। एम एन रॉय ही थे जिन्होंने विजन किया था क्या, इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1934 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था और एम एन रॉय जो थे उसके वन ऑफ द मेंबर्स थे, एंड ही गेव द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। और उसके बाद 1935 में इस एक्ट में भी इसका वर्णन किया गया था, और फाइनली 1937 इलेक्शन के बाद हमने स्वर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लगातार डिमांड करने लगे हम लोग। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड वाइंडिंग अप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस। ये कोई नहीं थे, ये महात्मा गांधी थे। इन्होंने बोला था कि आईएनसी जो है वो कोई पार्टी ना बने, बल्कि आप आईएनसी को वाइंड अप करो, क्योंकि आईएनसी का जो एजेंडा ही था वो क्या था, इंडिपेंडेंस को अटेन करना। अब आईएनसी जो है एक एनजीओ की तरह काम करे, ठीक है, एक सोशल ग्रुप की तरह काम करे, जो कि बेसिकली लोगों के लिए काम करे, लोगों के अपलिफ्टमेंट में काम करे, लोगों की बैकवर्डनेस हटाने में काम करे, बट ये एक पॉलिटिकल पार्टी ना बने, क्योंकि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई तो उसमें लालच आ जाएगा क्या, सत्ता का। लेकिन गांधी जी की बात फाइनली नहीं मानी गई और आईएनसी एक सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी और सिंगल लार्जेस्ट डोमिनेटिंग पार्टी इन द इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1947 टू 1967 बनी रहती है। 1967 में हम देखते हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस जो है वो एंड होता है और रीजनल पार्टीज जो है वो क्या करती है, राइज करती है। ठीक है, तो देख लो, महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया था वाइंडिंग अप ऑफ आईएनसी, और इन्होंने कहा था कि गोल अचीवमेंट इंडिपेंडेंस अचीव करने का था और वो गोल खत्म हो गया, तो कांग्रेस को ट्रांसपोर्ट होना चाहिए किसमें, इट शुड ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ टू सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका रीनेम किया जाए लोक सेवक संघ, लेकिन ये बात मानी नहीं गई। राजगोपालाचारी को राजा जी भी कहा जाता था, आचार्य कृपलानी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, जयप्रकाश नारायण ने भी नहीं कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कैबिनेट मिशन। क्या क्या करेक्ट, नॉट करेक्ट, प्रोविंशियल ग्रुपिंग, इंटरिम, प्रोविंशियल ग्रुपिंग इज करेक्ट, उन्होंने बोला था इंटरिम कैबिनेट, और इससे प्रोविंशियल ग्रुपिंग से जो है वो इनिशियली ये कुछ टाइम के लिए ग्रुपिंग होगी, ये आईएनसी को लगता था, लेकिन जब आईएनसी को पता चला कि नहीं ये परमानेंट ग्रुपिंग है, तो आईएनसी ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इंटरिम कैबिनेट ऑफ इंडियंस, यस, ये भी बात करी गई थी। एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, नहीं,
एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान नहीं था, जिसके चलते कि मुस्लिम लीग ने फाइनली क्या किया, डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए, क्योंकि मुस्लिम किस में बिलीव करती थी, फाइनली टू नेशन थ्योरी में। और ये भी बिलीव कब से स्टार्ट हुआ, जब 1937 इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग की बहुत ही जबरदस्त हार हुई। कांग्रेस ने 9 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई, मुस्लिम लीग ने क्या किया, कोलिशन से 1 से 2 प्रोविंस में ही वो सरकार बना पाई थी, दैट टू विद कोलिशन, नो मेजोरिटी। तब से इन्होंने एक टू नेशन थ्योरी रखा और अपना सेपरेट स्टेट का मांग करा। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग राइट, ये भी सही है। तो सी इज द इनकरेक्ट थिंग, क्योंकि कैबिनेट मिशन जो थी, इट डायरेक्टली रिजेक्टेड द टू नेशन थ्योरी। साफ साफ इसने टू नेशन का क्रिएशन को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके चलते अब कैबिनेट मिशन आई कब थी, तो कैबिनेट भारत आई थी 24 मार्च 1946 को। और इसने जब टू नेशन को एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट किया था, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, जिन्ना के द्वारा। और मोहम्मद अली जिन्ना ने कब किया था, 16 अगस्त 1946 में। ये सब डेट आ जाता है स्टेट पीसीएस में, ध्यान रखना इन डेट्स को, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 29 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1947। नहीं, ही वॉज नॉट द प्रेसिडेंट। अगर ये प्रेसिडेंट नहीं थे तो कौन थे, देखते हैं। ही प्रिसाइडेड ओवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नहीं, आपको पता है कि राजेंद्र प्रसाद ने प्रिसाइड किया था। ही फॉर्म द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन यूपी बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस। नो, ये भी गलत है। सो ऑल द ऑप्शंस पॉइंट्स आर इनकरेक्ट। अब देखो कि जवाहरलाल नेहरू ने, प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के 1947 में, जेबी कृपलानी। इसको आप याद कर लेना, इसी से हो सकता है यूपीएससी जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर में दे दे, ठीक है। 24, 25, 26, 2026 कभी भी दे सकती है। यूपीएससी यही कर रही है, यूपीएससी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही है, ट्रेंड को ऑप्शन से उठा करके अब क्वेश्चन दे रही है। अब चलो, ही प्रिसाइडेड ओवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नहीं, राजेंद्र प्रसाद ने प्रिसाइड किया था। ही फॉर्म द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन यूपी बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस। नहीं, गोविंद वल्लभ पंत ने बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस यूनाइटेड प्रोविंस, जो इसको कि अभी आप उत्तर प्रदेश कहते हो, उसमें क्या बनाया था, फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री बनाया था। ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग लैंडमार्क्स इन इंडियन एजुकेशन। हिंदू कॉलेज, अब आपको पता होगा डेविड हायर ने 1918 में डेविड हायर ने हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया था विद द सपोर्ट ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी कब हुई थी, 1857 में। आपको याद होगा कि चार्ल्स वुड्स डिस्पैच में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 1857 में, है ना। एडम्स रिपोर्ट, विलियम एडम्स रिपोर्ट किस पे था, एजुकेशन पे था, जिन्होंने कहा था कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। और विलियम एडम्स रिपोर्ट कब आया था, 1835 में आया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्टेट के एजुकेशन की वर्नाक्युलर जो हालत बहुत खराब है, इसलिए इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करें। वुड्स डिस्पैच कब आया था, 1854 में आया था। अब आप देख लो, 1835, 1818, 1835, 1854, 1857, उसके बाद 1918, यानी कि 3, ठीक है, 4, 3, 4, 2, 1। अब ये कहाँ है, 3, 4, 2, 1। अब इसमें देखो कि इसमें कहाँ आ जाएगा आपका, 1817 में, ओ सॉरी 1918 मैंने लिख दिया, 1817, 1817 राजा राम मोहन रॉय का तो टाइम पीरियड यही था। 1828 में उन्होंने ब्रह्मो समाज की भी स्थापना की थी और सती अबॉलिश 1829। सॉरी आई रोट 1917 बाय मिस्टेक। अब आप देख लो 1, ठीक है, 1, 3, 1, 3, 4 एंड 2, 1, 3, 4, 2 ए। सो क्या हो जाएगा, ए वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। अब देखो, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, राजा राम मोहन रॉय प्लस डेविड हायर, ठीक है। अब देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1857 ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, 1854 चार्ल्स वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट। उसके बाद देखो, एडम्स रिपोर्ट 1835, जेम्स प्रिसम ने इसको ऑथर किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, हाईलाइट किया था कि एजुकेशन रिफॉर्म इंडिया में होना चाहिए और एस्टेब्लिश करो एजुकेशन सिस्टम जैसा इंग्लैंड में है, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही खराब है। लोग नीम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं आचार्य जी से, और जब सीजन होता है हार्वेस्टिंग का तो लोग गायब होते हैं, बच्चे जब सोइंग सीजन होता है गायब होते हैं, और बीच के टाइम पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, ऐसा एडम्स रिपोर्ट ने कहा था। बुरा कंडीशन दिखाया था यूपी बिहार में एजुकेशन का, ठीक है। उसके बाद देख, बंगाल बिहार में वुड्स डिस्पैच 1854, ठीक है। इन्होंने इट लेड द फाउंडेशन फॉर सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास इन द ईयर 1857, ठीक है। तो आप समझ गए इसको। आई होप आपको अभी तक ये समझ में आया होगा। इतने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे।
किए हैं अभी तक। हमने टोटल 30 क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस किए, पहले के क्वेश्चन मिलाए के जो हमने 17 ऑलमोस्ट डिस्कस किए थे, 16 डिस्कस किए थे और 17 to 30 हमने इसमें किए. सो दिस ends the 1996 question discussion. We'll see you in 1997 question discussion, and in a chronological manner we will move till 2024. So thank you so much till. Study well, take care, bye bye, have a great day.